हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के बच्चों के पहले पेपर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो विषय है वह पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर कालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानना है। इसके अंतर्गत हमें कुषाण को भी पढ़ना है। तो चलिए आज हम कुषाण विषय को प्रारंभ करते हैं। कुषाण भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न भागों पर विभिन्न देशी विदेशी वंशों का शासन था, खासकर मौर्यों के शासन के पश्चात। इन्हीं में उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कुषाण स्थापित हुए थे। कुषाण यूची कबीले की शाखा थी जिन्होंने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसी साम्राज्य का दक्षिणी हिस्सा उत्तर भारत था। कुषाणों का महानतम शासक कनिष्क था। कनिष्क के कारण ही भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में कुषाणों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब हम कनिष्क के विषय में जानकारी के लिए सबसे पहले उसके साम्राज्य विस्तार को समझेंगे। जब कनिष्क शासक बना, उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग, बैक्ट्रिया और पार्थिया के प्रदेश शामिल थे। उसने युद्ध द्वारा अनेक क्षेत्रों को जीता। उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है। तिब्बती चीनी स्रोतों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र के राजाओं को हराया था और अपना राज्य मगध तक विस्तृत किया था। उसने कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। संभवतः उसने उज्जैन के क्षत्रपों को भी पराजित किया और मालवा का प्रांत प्राप्त किया। कनिष्क का चीन के शासक के साथ 2 युद्ध हुए। पहले में उसकी हार हुई और दूसरे में उसकी जीत हुई। कनिष्क का मध्य एशिया में यारकंद, खोतान, कारागर आदि प्रदेशों पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार उसके साम्राज्य ऑक्सस नदी से गंगा, मध्य एशिया के खुरासान से लेकर पाटलिपुत्र तक थे। उसके साम्राज्य में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का एक वृहत भाग, अफगानिस्तान, संपूर्ण पाकिस्तान, ईरान का एक भाग और उत्तर भारत सहित अनेक प्रदेश शामिल थे। मथुरा में मिले कुषाण अभिलेख, सिक्कों और मूर्तियों से ज्ञात होता है कि कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। यहीं से कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा मिली है। यहाँ कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध मठ एवं स्तूप के प्रमाण भी मिले हैं। कनिष्क का साम्राज्य न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी उसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। इसके पूर्व में चीन का साम्राज्य था और पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य। सिल्क मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं पर कनिष्क का नियंत्रण था। इस अवधि में उसे रोमन व्यापार पर
अधिकार करने का अवसर दिया। इस व्यापार में कुषाणों ने बड़ी भूमिका निभाई और इससे कुषाणों को असीम समृद्धि भी मिली। इस पर कनिष्क ने मौर्यों के बाद एक विशाल साम्राज्य कायम किया, जिसमें ऑक्सस, सिंधु, गंगा की घाटियां शामिल थी। इसमें भारत के अलावा वर्तमान के राष्ट्र भी सम्मिलित थे, अन्य राष्ट्र भी सम्मिलित थे। इसलिए कुषाण साम्राज्य को प्राचीन भारत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य भी कहा जाता है। अब हम कनिष्क के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालने के बाद कनिष्क की धार्मिक नीति को समझेंगे। कनिष्क का काल वृहद साम्राज्य के साथ साथ अपने धार्मिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध रहा। कनिष्क निश्चय ही एक महान योद्धा था, जिसने पार्थिया से मगध तक अपना राज्य फैलाया, लेकिन उसका यश उसके बौद्ध धर्म के संरक्षक होने के कारण कहीं अधिक था। व्यक्तिगत रूप से कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रश्रय दिया और उसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। कनिष्क ने बौद्ध विद्वान पाशु की सलाह के अनुसार कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसमें अनेक बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। इस संगति का उद्देश्य उन सभी सिद्धांतों पर विचार करना था जिनके विषय में बौद्ध विद्वानों में मतभेद थे। इस सम्मेलन में सभी बौद्ध साहित्यों पर टीकाएं लिखी गईं, लेकिन इस संगीति की प्रसिद्धि इस कारण है क्योंकि इसने बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान शाखा में औपचारिक विभाजन संपन्न हुआ। महायान बौद्ध धर्म की उदारवादी शाखा थी, जिसमें बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा की गई। इसका आदर्श बोधिसत्व था और इसने सर्वसाधारण की मुक्ति का लक्ष्य रखा। हीनयान अपेक्षाकृत संकीर्ण शाखा थी, जो मूर्ति पूजा का विरोधी था और इसमें व्यक्तिगत मुक्ति का लक्ष्य रखा गया था। कनिष्क के सिक्कों में बुद्ध की आकृति मिली है। उसके दरबार को प्रख्यात बौद्ध विद्वान सुशोभित करते थे। पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र इत्यादि। कनिष्क ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया था, जिससे भी बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि सामान्यतः वैश्य वर्ग बौद्ध धर्म या जैन धर्म का अनुयायी था। कनिष्क ने स्वयं पेशावर के निकट एक बड़ा स्तूप और मठ बनवाया था, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। कनिष्क द्वारा महायान शाखा के प्रचार के दो परिणाम हुए: बोधिसत्व और बुद्ध मूर्ति का निर्माण, जिससे गांधार और मथुरा शैली जन्म लेती है, और मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार करना था। कनिष्क यद्यपि बौद्ध धर्मावलंबियों था, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। इस बात की पुष्टि उसके सिक्कों से होती है, जिन पर बुद्ध के अलावा पार्थियन, यूनानी और अन्य भारतीय देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है। ये सिक्के इस बात को प्रकट करते हैं कि उसके राज्य में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और सम्राट सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु
होते थे। उसने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। कनिष्क ने एक सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई। उसने अपने व्यक्तिगत धार्मिक भावना को शासन से अलग रखा। कनिष्क का साम्राज्य बहुलवादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। वहां अनेक धर्म विश्वास को मानने वाले लोग रहते थे। उसको हानि पहुंचाए बिना भी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो प्रयास किए गए वह उसकी धार्मिक नीति की सफलता का प्रमाण होते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि मौर्यों के पश्चात विखंडित भारत को एकजुट करने में कनिष्क का काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वैसे तो कनिष्क मूल रूप से कुषाण जाति के कुषाण वंश के शासक थे, जो मध्य एशिया में यूची कबीले को से बिलोंग करती थी। लेकिन इन्होंने भारत पर एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया और इसके साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक किया। इसके अलावा इनकी धार्मिक नीति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ इसकी बुद्ध धर्म की को स्वीकार करके इसकी एक संगति का भी आयोजन किया, जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी। साथ ही साथ उसके पश्चात हीनयान और महायान दो शाखाओं का भी आविर्भाव हम देखते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखें तो कनिष्क का शासनकाल मौर्योत्तन कालीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण, रोचक और काफ़ी उत्कृष्ट माना जा सकता है। इस प्रकार हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम अगले विषय के साथ फिर से नई कक्षा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इस मूल मंत्र के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।